हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं ये पूरे एक साल के करंट अफेयर्स जो आपको पीछे हम लोग करवा भी चुके हैं। अभी दिसंबर जो है इसके और बाकी कुछ एक दो क्वेश्चन कहीं पीछे के भी हम लोग इंक्लूड करते जा रहे हैं, राइट। तो पीछे से जो है पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो पूरी की पूरी क्लास देख लें ताकि आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है ना। वो 10-10 क्वेश्चन जरूर है बट एक्सप्लेनेशन के साथ उनकी मात्रा और बढ़ जाती है, स्टैटिक जीके इंक्लूड हो जाती है थोड़ी। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं वो, ठीक है ना। ऐसे कचरा इकट्ठा नहीं किया हुआ उसके अंदर, राइट। सो उनको ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है, राइट। इसके अलावा जो है आज के क्वेश्चंस जो है उनको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? किस शब्द को चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर? ये बताना है आपको। बताइएगा किस वर्ड को चुना है। लॉकडाउन को, वैक्सीन को, पेंडेमिक को या क्वारंटाइन को? कौन सा वर्ड है उसको चुना गया है ये आपको बताना है। कैम्ब्रिज ने, बताओ। लॉकडाउन, वैक्सीन, क्वारंटाइन और पेंडेमिक। देखो ये वर्ड हमें आते नहीं थे और अब हम लोग सीख गए हैं ये। बहुत सारे लोग जो है उनको बड़ी समस्याएं थी। क्या क्वारंटाइन इतना डिफिकल्ट, अब क्वारंटाइन इतना कॉमन बना दिया कोरोना ने कि हमें लगता है एकदम बड़ा इजी शब्द है, राइट। सो लॉकडाउन, वैक्सीन, क्वारंटाइन और पेंडेमिक, तो इसका आंसर है क्वारंटाइन, ठीक है। क्वारंटाइन जो है ये वर्ड जो है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। इसके अलावा और भी है, कॉलिन्स, जैसे कॉलिन्स डिक्शनरी जो है, कॉलिन्स ने लॉकडाउन को चुना है, ठीक है ना। कॉलिन्स ने जो है किसको चुना है? कॉलिन्स डिक्शनरी ने इसको चुना है लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर। इसी के अलावा एक ने पेंडेमिक को चुना है, एक मेरियम एंड वेबस्टर करके है, मेरियम वेबस्टर। इसने किसको चुना है? इसने पेंडेमिक, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंडेमिक मतलब महामारी, ठीक है। लॉकडाउन जो है कॉलिन्स वाला थोड़ा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा कैम्ब्रिज डिक्शनरी का क्या है? क्वारंटाइन वर्ड जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? देखो स्पीकर इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? हाल ही में चुनाव हुए हैं। अगर पास में कोई भी एग्जाम होगा तो उसके अंदर स्पीकर के पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, राइट। तो इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। अगर यही एग्जाम अगर 6 महीने बाद होता है तो बिहार का स्पीकर नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में संपन्न हुए हैं और आपको पता होना चाहिए, आपको इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि कौन क्या था वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, इसके लिए जो है ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, राइट। तो अगर आने वाले 1 या 2 महीने तक कोई भी आपका एग्जाम होगा, 2-3 महीने तक, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। सो कौन स्पीकर जो है किसे नियुक्त किया गया ये आपसे पूछा है, बनाया गया है। अनिल सिंह यादव, विजय कुमार सिन्हा, आशीष कुमार त्रिपाठी या नासिर महमूद खान? तो देखिएगा बिहार जो है उसके अंदर नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो एक तो नीतीश कुमार जी का चीफ मिनिस्टर के लिए ये बन जाता है क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सी बार बने हैं। तो बिहार के 7वीं बार जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं और आपका कंटिन्यू पूछे तो चौथी बार जो है ये लगातार चौथी बार बने हैं, ठीक है ना। एक तो ये चीज। इसके अलावा वहां पर जो है पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है। फर्स्ट जो है डेप्यूटी सीएम, पहली किसको? पहली महिला जो है रेणु देवी, ओके। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद जो है 2 ये डेप्यूटी सीएम वहां पर नियुक्त किए गए हैं। तो डेप्यूटी सीएम कौन कौन है? डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री, रेणु देवी पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन जो डेप्यूटी सीएम है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है ना। फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम है बिहार की, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी रेणु देवी। और दूसरे है तारकिशोर प्रसाद, गठबंधन की सरकार है वहां पे, ठीक है। तो उसमें 7वीं बार जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। इसके अलावा जो है चौथी बार जो है कंटिन्यूसली बने हैं, वो लगातार जो है पारी में 4th टाइम बने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब एक नया क्वेश्चन क्या बन गया इसके अंदर कि स्पीकर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो स्पीकर आपको पता होगा जो अध्यक्षता करता है विधानसभा की, दैट्स कॉल्ड स्पीकर, ठीक है। वो किसे नियुक्त किया गया ये पूछा गया है। तो कौन है? विजय कुमार सिन्हा, बी इसका करेक्ट आंसर है। विजय कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। और भारत में लोकसभा स्पीकर कौन है अभी? तो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर है। ये कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आपका नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ये बताना है आप लोगों को। बताओ 22 नवंबर को, 26 नवंबर को, 28 नवंबर को या 25 नवंबर को
कब मनाया जाता है, ये आपने बताना है। बताओ फटाफट से। तो वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1921 के अंदर जो है केरल के अंदर पैदा हुए थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन का नाम सुने होंगे आप लोग, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है, ये वर्गीज कुरियन जो है ये आपके थे भारत के, इनका जन्मदिन हुआ था 26 नवंबर 1921। इनको भारत का मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। और क्या कहा जाता है वर्गीज कुरियन को? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। दुग्ध क्रांति जो है या ऑपरेशन फ्लड जो है उसके पिता कहा जाता है इनको। व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आया था? 1970। 1970 का जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके पिता किसे कहा जाता है, या उसके फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है भारत में? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है केरला के अंदर पैदा हुए 26 नवंबर 1921। इसके बाद जो है गुजरात के अंदर जो आनंद के अंदर जो है, गुजरात में आनंद में जो है इन्होंने संभाला काम पूरा कोऑपरेटिव जो है उसका। उसके बाद वही आज अमूल के रूप में इस्टेब्लिश्ड है और अमूल जो है बहुत प्रगति पर है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया है और अभी भी जो है वर्ल्ड लेवल पे नाम है एक अमूल का। ठीक है, आनंद के अंदर एक आपका है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड है वो आपका आनंद गुजरात के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा जो इंडियन डेयरी एसोसिएशन है, आईडीए, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, इन्होंने जो है 2014 से शुरू किया नेशनल मिल्क डे बनाना शुरू। कब से किया? 2014 से जो है आईडीए और आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन दोनों ने शुरू किया है 2014 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल मिल्क डे कब है। और भारत जो है मिल्क के मामले में, दूध के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 जून को। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली। ठीक है, इसके द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है ये वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, 2001 से। तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून है। ठीक है, और नेशनल मिल्क डे की अगर बात करें तो 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1921 को वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था, उसीलिए मनाया, इसीलिए जो है उस दिन को चूज किया गया। और 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि 26 नवंबर को इसके अलावा और कौन सा दिन है। ठीक है, तो 26 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया, नेशनल मिल्क डे, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश के साथ 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास सलीनेक्स शुरू करने वाला है भारत? ठीक है, किस देश के साथ जो है 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास यानी सलीनेक्स जो है ये शुरू करने वाला है भारत? किस देश के साथ करने वाला है ये पूछ रहा है। सूरीनाम के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ या मालदीव के साथ? बताइएगा सलीनेक्स किसके साथ है? A, B, C और D? बताओ फटाफट से। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो किसके साथ कर रहा है ये कर रहा है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के त्रिकोमल्ली जो तट है वहां पर शुरू होगा। त्रिकोमल्ली तट जो है श्रीलंका का वहां पर, ठीक है ना, त्रिकोमल्ली कोस्ट पे श्रीलंका के अंदर। ओके, 8th एडिशन होगा इसका इस बार, ये 8वां एडिशन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति भी है। मित्र शक्ति भी जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच का युद्ध अभ्यास है, मित्र शक्ति। ठीक है ना, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति जो है वो भी इंडिया और श्रीलंका के साथ के बीच है, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इसके अलावा संप्रीति 9 आपको पता ही है किसके बीच है? संप्रीति 9 जो है ये किसका है? संप्रीति 9 जो है इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके अलावा टाइगर ट्रिम्फ, टाइगर ट्रिम्फ किसके बीच है? टाइगर ट्रिम्फ, टाइगर ट्रिम्फ जो है वो आपका USA एंड इंडिया। इसके अलावा युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास ये किसके बीच में? अगेन USA एंड इंडिया, लाइक दैट। इस तरह से कुछ एक ध्यान रखने आपको। इसके बाद मालाबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मालाबार जो है किस किसके बीच में है? तो ये भारत, जापान
और यूएसए के बीच का। 2020 में इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया ने और पार्टिसिपेट किया है, तो किस किस का था ये? जापान, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है ना, जापान, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। इस बार 2020 के अंदर इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने और पार्टिसिपेट किया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कैसा भी बने, आप लोगों को ध्यान रखना है किस किस के बीच का है, 3 इनके बीच का है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इस बार पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका हो जाएगा। भारत ने स्लीनेक्स में आ रहा है ना, श्रीलंका इंडिया स्लीनेक्स, ठीक है ना, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ओके। तो ये है आपका स्लीनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इलावेनिल वलारिवन, नाम बड़ा प्यारा है, इलावेनिल वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप, कौन सी? शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इलावेरिन वलारिवन जो है वो किस देश से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। इलावेरिन वलारिवन, नाम से देख लो, इंडिया का तो नाम नहीं लग रहा है ये, तो जापान से है, जर्मनी से है, ब्राजील से, कहां से है? इलावेनिल वलारिवन, ये आंसर देना है, ए बी सी और डी। कहां से है ये बताओ, कहां से है बताना आपको, ये है। तो आंसर है भारत, भारत की है इलावेनिल वलारिवन। इन्होंने जो है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। जो जापान की थी सियोरी हिराता जो है, इसको हराकर, जापान की जो थी सियोरी हिराता, उसको जो है एयर राइफल चैंपियनशिप में हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये बांग्लादेश के अंदर हुआ था, ठीक है ना। बांग्लादेश शूटिंग फेडरेशन जो है उसने करवाया था, ठीक है, बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन नाम से है उनकी, बांग्लादेश की, उसने करवाया था। और एक्चुअल में ये जो शेख रसेल है, शेख रसेल नाम से जो है, वो शेख रसेल जो है ये कौन है? ये शेख रसेल जो है, जो बांग्लादेश के फाउंडर है शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है ना। और जो अभी वर्तमान के अंदर जो आपकी पीएम है, वहां की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके भाई है। तो इनकी जो है जयंती पर एक तरह से ये शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप जो है करवाई जाती है। आपको पता होगा शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार को ख़त्म करवा दिया गया था जब बांग्लादेश लिबरेशन के बाद जो है, तो ऐसा हुआ था। इसके बाद ये शेख हसीना एंड उनकी एक बहन जो है वो बच गए थे, क्योंकि वो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए शेख रसेल के नाम से इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में करवाई जाती है, जिसके अंदर 6 देशों ने भाग लिया। और 6 देश कौन कौन से हैं? तो 6 देश उसके अंदर बांग्लादेश है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, भूटान है और इंडिया है। ये 6 देशों के अंदर 6 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत की इलावेनिल वलारिवन ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें इसका, ओके। सो ये इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सी प्लेन परियोजना किस राज्य में शुरू की है? देखिएगा, भारत की पहली सी प्लेन परियोजना किस राज्य में शुरू की है पूछ रहा है। तो पहले सी प्लेन क्या होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। व्हाट इज सी प्लेन? सी प्लेन क्या है? ऐसा एयरक्राफ्ट है एक तरह से जो पानी के ऊपर लैंडिंग भी कर सके और टेक ऑफ कर सके। समझ रहे हैं आप लोग? जो वाटर पर लैंडिंग कर सके और पानी पर जो है टेक ऑफ कर सके, ऐसा जो है एक एयरक्राफ्ट है जिसको हम लोग सी प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका सी प्लेन परियोजना कहां पर शुरू की ये पूछ रहा है। तो ये आपकी साबरमती रिवर फ्रंट से, साबरमती अहमदाबाद से जो नर्मदा जिले के अंदर, नर्मदा जिले के केवड़िया गांव तक, ठीक है ना, से साबरमती, अहमदाबाद से साबरमती नदी के फ्रंट से जो है नर्मदा जिले के केवड़िया तक किया है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोकेटेड है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर हाइट पर, ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो वहाँ पर कैसे हम लोग टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए जो हम लोगों ने ये 19 सीटर का सी प्लेन जो है वो शुरू किया है। कितने सीटर का होगा ये? 19 सीटर है, 9 सीटर है, इसमें 14 सवारियां जा सकती है, 9 सीट्स है वैसे। और ये स्पाइस जेट के द्वारा जो है रेगुलेट की जाएगी। ये सर्विस जो है कौन रेगुलेट करेगा? ये रेगुलेट करेगा स्पाइस जेट कंपनी जो है वो रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो सी प्लेन जो है, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बाकी राज्यों को भी ऐसा बोल रही है कि तुम लोग भी ऐसा करो, जिससे
से टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, ठीक है ना। 2016 के अंदर हम लोगों ने एक उड़ान योजना भी शुरू की थी, जिससे जो एकदम जो है आम आदमी है वो भी उड़े देश का आम नागरिक, यही उड़ान की फुल फॉर्म भी यही बन रही थी, एक्रोनिम जो उसका यही था, उड़े देश का आम नागरिक 2016 में, ताकि हर आदमी जो है बाय एयर जा सके। बट अभी तक ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल जो है एक जो है अमाउंट कम हो गई है, काफ़ी उससे फ़ायदा मिल भी रहा है लोगों को, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साबरमती वाबरमती सब आ गया तो आपको पता ही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट्स गुजरात, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। गुजरात के अंदर हुआ है ये सी प्लेन सेवा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन बना है, किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन बना है। मॉसिस एंड लाइकन्स पता होगा आपको, एक हरे रंग की काई की तरह जो है वो आपके मॉसिस होते हैं, जो कि बायो इंडिकेटर होते हैं। बायो इंडिकेटर किस चीज़ के, बायो इंडिकेटर होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, ठीक है ना। एनवायरमेंट को अगर नुकसान हो रहा है तो उसके बायो इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर सकते हैं, बायो इंडिकेटर, ठीक है। तो मॉस गार्डन जो है पहला कहाँ बना है ये पूछा है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है, मॉस गार्डन। कहां बना है, तो ये बना है आपका उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल जो है उत्तराखंड का, वहीं पर खुरपा ताल के अंदर, ठीक है, नैनीताल के खुरपा ताल में बना है भारत का पहला मॉस गार्डन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ताकि कंजर्वेशन भी किया जा सके उसका, ठीक है, इसके लिए भी, और टूरिज्म को अट्रैक्शन के लिए भी मॉस गार्डन बनाया गया, ठीक है ना। तो ये आपका मॉस गार्डन बना है नैनीताल खुरपा ताल में, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर भारत का फर्स्ट क्या बना था, स्नो लेपर्ड, भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये कहां पर बना था, दिस ऑल्सो इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के भी ये पूछ सकता है कहां पर, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पहला भारत का स्नो लेपर्ड या फिर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ठीक है ना, हिम तेंदुआ, स्नो माने हिम, लेपर्ड तेंदुआ, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है ये बनाया गया उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। इसके अलावा जो है यहाँ की एक रामसार जो है आपकी वेटलैंड साइट के अंदर, रामसार आंध्र भूमि जो साइट्स घोषित की जाती है उनके अंदर इधर की हुई है एक आसान कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है। ये जो है इस बार जो है वहां पर रामसार साइट्स के अंदर अभी टोटल 41 रामसार साइट्स हो गई है, अभी बहुत बड़ी है इस बार, 27 से 10 बढ़ के 37 हो गई थी, उसके बाद जो है फिर 2 बढ़ी, फिर 2 और बढ़ गई है अभी, ठीक है। तो आसान कंजर्वेशन सेंटर जो है ये रामसार साइट है जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखनी है। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, उत्तराखंड का कैपिटल है क्या है, देहरादून, ठीक है। और सेकंड कैपिटल क्या बनाया उन्होंने, समर कैपिटल गैरसैंण को, गैरसैंण समर कैपिटल बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, पिंक डॉल्फिन काफी चर्चा में है, यह डॉल्फिन किस नदी के मुहाने के आसपास पाई जाती है। आपसे पूछा है कि पिंक डॉल्फिन जो है काफी चर्चा में है, ये किस नदी के मुहाने के आसपास पाई जाती है। बताना है मैकेंजी, नील नदी, अमेजन नदी या पर्ल नदी, इसमें से क्या करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। बताइएगा, बताइए फटाफट। क्या है, नील नदी, अमेजन नदी, नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी है, पानी का अमाउंट जो है अमेजन में बहुत ज़्यादा है, कोई उसका मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। नील अफ्रीका के अंदर है, अमेजन साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। पर्ल नदी कहाँ है, पर्ल नदी इसका करेक्ट आंसर है, और पर्ल नदी जो है चाइना के अंदर है, पर्ल नदी, ठीक है। पर्ल नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है, जवारनद मुख बनाती है, एक डेल्टा होता है, एक जवारनद मुख होता है। जैसे कि भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत की जो नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाती है वो सारी की सारी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, जो वेस्ट की तरफ जाती है वो अपने मुहाने पर एस्चुरी या जवारनद मुख बनाती है, ठीक है ना। सो वो जो नदी अपना पर्ल नदी का जो एस्चुरी है, जवारनद मुख है, वहां पर है आपका ये पर्ल डॉल्फिन, पिंक डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन भी कहते हैं, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन भी
कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो इनका जो है अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो इनकी काफ़ी प्रजाति जो है, इनका काफ़ी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है इनकी, तो इसलिए जो है अभी चर्चा का विषय, इसलिए चर्चा में है आपकी पिंक डॉल्फिन, ठीक है। दिक्कत क्या है, दिक्कत जो है एस्चुरी क्षेत्र है, समुद्र के क्षेत्र में, वहाँ पर जो शिप्स है उनके कारण जो है उनको दिक्कत होती है। एक्चुअल में जो ये डॉल्फिन है क्या करती है, ये इको लोकेशन जो है, इको लोकेशन, एक्चुअल में इकोसिस्टम जो है उससे ये अपनी लोकेशन को डिटरमाइन करती है, ठीक है ना। इको लोकेशन से अपना रास्ता ढूंढती है ये जो डॉल्फिन्स है, जैसे साउंड के रिफ्लेक्शन से, ठीक है ना। तो साउंड रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो रिफ्लेक्टेड साउंड से अपना जो है रास्ता देखती है, डिटरमाइन करती है उस चीज़ को। तो शिप्स के कारण जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए जो है इनको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा जो आयुशियन है, आयुशियन की अगर बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी ये वल्नरेबल सूची के अंदर, इसकी सूची के अंदर जो है उसके अंदर क्या है, ये रेड डाटा बुक के अंदर वल्नरेबल लिस्ट के अंदर है, ठीक है ना। तो उसमें वल्नरेबल स्टेटस है इसका। तो पर्ल नदी आपको ध्यान रखना है, चाइना के अंदर है पर्ल नदी, और पर्ल नदी के ज्वारनद मुख में पाई जाती है, हांगकांग और मकाऊ क्षेत्र के अंदर, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, लॉसेंट हदन के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.56 साल से बढ़कर 2019 में कितनी साल हो गई है? 65.2 वर्ष, 70.8 वर्ष, 72 वर्ष या 75.2 वर्ष, ये आपसे पूछा है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका सही जवाब बताना है आप लोगों ने, बताओ फटाफट से। लांसेट के अध्ययन के अनुसार देखिए 1990 के बाद से जो है भारत में जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं हम लोग, वो लगातार बढ़ रही है। ओके, तो 1992 में 59.6 थी, जो कि 2019 में कितनी हो गई है, 70.8 वर्ष हो चुकी है, ठीक है। तो इट कैन बी ए क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो लगातार जो है बड़ी 70.8 वर्ष हो चुकी है अभी वर्तमान में। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो केरला के अंदर है, सबसे ज़्यादा जो है केरला के अंदर है, ठीक है। केरला के अंदर जो है अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 77.3 वर्ष जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल के अंदर। तो ये 77.3 वर्ष है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 59.6 से बढ़कर कितनी होगी, 70.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गवर्नमेंट रूट से 26% एफडीआई के लिए पॉलिसी जारी की है? गवर्नमेंट रूट से 26% एफडीआई के लिए पॉलिसी जारी की है गवर्नमेंट ने, किस फील्ड के लिए पूछ रहा है? प्रिंट मीडिया, टीवी न्यूज, रक्षा क्षेत्र या डिजिटल मीडिया? तो देखिएगा एफडीआई क्या होता है पता है आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये होता है आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई। ये एफडीआई जो है इसके दो रूट होते हैं, गवर्नमेंट रूट और एक ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट जो है, गवर्नमेंट रूट अप्रूवल चाहिए, ऑटोमेटिक रूट जो है वो बिना अप्रूवल के डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करो। तो भारत में बहुत सारी जगह जो है, जैसे रेलवे है, उसमें 100% जो है ऑटोमेटिक रूट से है, लेकिन डिफेंस जो है वहां पर 49% जो है वो ऑटोमेटिक रूट से है। तो इस प्रकार से जो है अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है कई सेक्टर्स के अंदर। तो 49% से ज़्यादा अगर डिफेंस सेक्टर में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। तो उसी प्रकार से डिजिटल जो मीडिया है उसके अंदर गवर्नमेंट ने कई दिनों से बोल रहा था कि हम लोग कर रहे हैं 26% एफडीआई दे रहे हैं उनको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी कुछ एकदम क्लियर जो है बातें नहीं थी, तो इसलिए काफी चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा हो जहां पर सीईओ जो होना चाहिए कंपनी का, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा कंपनी का, जिस कंपनी में एफडीआई आएगा, यानी दूसरे देशों से जो भारत में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एफडीआई, उसको एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो कंपनी जिसमें भारतीय में इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी का जो सीईओ होगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये इसने शर्त रखी है, ठीक है ना। सिटीजन क्या होना चाहिए उसका, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये इसने शर्त रखी है। और 26% जो है वो गवर्नमेंट रूप से एफडीआई की बात की है, किसमें, डिजिटल मीडिया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डिजिटल मीडिया के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिफेंस के अंदर अभी 40, रक्षा क्षेत्र के अंदर 49% है, ठीक है। सो ये जो है कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल मीडिया 26%। और कौन सा रूट है, गवर्नमेंट, ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। सो सी करेक्ट हो गया। तो ये थे कुछ एक आज के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे। ओके,
इसी के साथ जो है आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म। अगले क्लास के अंदर जो है कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।